हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 7, इस पर बात हुई। अब सेक्शन 8 इस पर बात करें। पुराने अधिनियम में धारा 10 के रूप में यह वर्णित है और ये षड्यंत्र के अस्तित्व, इस धारा का उपयोग दो तरह से होगा। एक कि किसी षड्यंत्र का अस्तित्व था, इसको साबित करने के लिए, और दूसरा इसका उपयोग किया जाएगा कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार था, इसको साबित करने के लिए। और एक चीज खूब समझ लीजिए, कानून जिस ढंग का उपयोग करने की इजाजत आपको दे रहा है, सेक्शन का उपयोग सिर्फ उसी लिए हो सकता है। इसके अलावा किसी बात के लिए सेक्शन का उपयोग नहीं हो सकता। यानी सेक्शन 10 दो बातों के लिए उपयोग, सिर्फ और सिर्फ दो बातों के लिए। एक, किसी षड्यंत्र का अस्तित्व था यह साबित करने के लिए, और दूसरा यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार था, इसे साबित करने के लिए। किस प्रकार इन दो बातों को साबित करने के लिए इस सेक्शन का उपयोग होगा अभी देखेंगे। लेकिन एट द वेरी बिगिनिंग आपको यह समझ लेना चाहिए कि इस सेक्शन का उपयोग इस बात को साबित करने के लिए कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार नहीं था। यह नहीं हो सकता। आप ये कहो कि सेक्शन 10 की स्थिति नहीं है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अमुक व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार था, आपकी यह बात नहीं चलेगी। क्यों? सेक्शन कहता है कि इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए होगा कि किसी षड्यंत्र का अस्तित्व था, और या फिर कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार था, बस। षड्यंत्र ये ट्रोट भी है, और षड्यंत्र ये अपराध भी है। अपराध, अपकृत्य, इसका अंतर बहुत बार किया गया है। हमने आपसे कहा था कि देयर आर सो मेनी, ठीक है, लॉफुल रॉन्ग, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो विधिक दोष उत्पन्न करते हैं। उन सारे विधिक दोषों को अपराध नहीं माना जाएगा। सामंड कहता है कि आदमी के बहुत सारे हित हैं, उन बहुत सारे हितों में से कानून अपना संरक्षण देने के लिए कुछ हितों का चुनाव यह कर लेता है, और कानून जिन हितों को अपनी मान्यता और संरक्षण यह दे देता है, उन्हीं को विधिक अधिकार यह कहा जाता है। और फिर यह विधिक अधिकार दो श्रेणियों में विभाजित हो जाते हैं। एक विधिक अधिकारों की वह श्रेणी है जिसका उल्लंघन स्वयं समाज के अस्तित्व को खतरे में डालेगा, और इस प्रकार के विधिक अधिकारों के अतिलंघन को हम जिस नाम से जानते वो अपराध है, उसे ही अपराध कहते हैं। और उसे किए जाने की दशा में कानून दंड ये देता है, कहता नो, कोई कंपनसेशन नहीं, दंड मिलेगा आपको, क्योंकि आपने दूसरे के प्रति उस विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है जिसे अगर अनुमित किया गया, जिसे अगर अलाउड किया गया, तो स्वयं समाज ये नहीं बचेगा। इसलिए आपको किसी भी दशा में क्षमा नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं सिवाय दंड के। और दूसरी दशा है जिसमें आपने दूसरे के विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हित, ठीक है, दूसरे के विधि द्वारा संरक्षित हित, इनका वायलेशन किया है, लेकिन वो वायलेशन इतना गंभीर नहीं है कि उसके लिए दंड ये दिया जाए। तब उसे हम क्या नाम देते हैं? अकृत्य, ट्रोट। लेकिन विधि द्वारा संरक्षित हित वो भी है, और विधि द्वारा संरक्षित हित वो भी है जिसे अपराध के नाम से जाना गया। इसके अलावा, अकृत्य के अलावा, उसे हम संविदा भंग इस नाम से भी जान सकते हैं। उसे हम संविदा कल्प यानी क्वेसी कॉन्टेक्ट
उसका भंग ये भी जान सकते हैं, इस नाम से भी जान सकते हैं। आपको बड़ा जादू लगता है जब आपसे कहा जाता है अकृत्य अपराध, इसमें अंतर करिए, अकृत्य संविदा कल्प इसमें अंतर करिए, अकृत्य और संविदा इसमें अंतर करिए। तो बड़ा आप याद करते हैं, जबकि मूल बात अगर ध्यान में नहीं है तो रोज याद करेंगे, रोज भूलेंगे। विधि अपनी मान्यता और संरक्षण, ठीक है, इसको प्रदान करने के लिए कुछ हितों का चुनाव करती है, लेकिन जो शेष हित छूट गए, जिनका चुनाव कानून ने नहीं किया अपनी मान्यता और संरक्षण हेतु, उन शेष हितों को, ठीक है, हित की मान्यता न रहे ये बात नहीं है, लेकिन उनका उल्लंघन नैतिक दोष ये उत्पन्न करता है, और वे ही नैतिक अधिकारों को जन्म देते हैं। विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार अलग अलग बात है, ठीक है। तो षड्यंत्र अकृत्य भी है और षड्यंत्र अपराध भी है, यानी कुछ दशाओं में षड्यंत्र किया जाना यह इतना गंभीर माना गया है कि उन दशाओं में षड्यंत्र किए जाने को कानून दंडित करना चाहता है, और उससे कम गंभीर प्रकार का षड्यंत्र किया गया है, उससे कम गंभीर परिणाम उत्पन्न करने के लिए षड्यंत्र किया गया, तो कानून उसे अपराध की तरह तो ट्रीट नहीं करना चाहता, लेकिन अकृत्य जरूर मानता है। जैसे हम लोगों ने अतिचार आईपीसी में पढ़ा था, ट्रेसपास, ठीक है। ट्रेसपास जब आप किसी की भूमि पर उसे क्षति, बाधा या क्षोभ यह उत्पन्न करने के लिए, या कोई अपराध करने के प्रयोजन से किसी की भूमि पर जाते हैं, या किसी की भूमि पर विधिपूर्वक प्रवेश करके इन उद्देश्यों से उसकी भूमि पर बने रहते हैं, तो आप आपराधिक अतिचार करते हैं, तो आप क्रिमिनल ट्रेसपास ये करते हैं। लेकिन आप इस प्रकार के किसी आशय को धारित किए बिना किसी के भूमि पर, किसी की भूमि पर चले गए हैं, तो भी आपने उसके अधिकार का अतिलंघन किया है, क्योंकि विदाउट परमिशन आपको वहां जाने का कोई हक ये नहीं था, और कानून इसे भी अतिचार मानना है, लेकिन इस अतिचार के लिए प्रतिकर यह मिलेगा, और उस अतिचार के लिए प्रतिकर और दंड दोनों मिलेंगे, क्योंकि वो अपराध भी है, अकृत्य भी है, और ये सिर्फ अकृत्य है। बड़े में छोटा शामिल हो सकता है, छोटे में बड़ा शामिल नहीं होता। 100 में 1 है, 1 में 100 नहीं है। अगर आप 100 चीजें रख रहे हैं तो एक चीज तो है ही आपके पास, क्योंकि एक के बाद 2 और फिर वो क्रमवर्ती क्रम में बढ़ते हुए 100 तक जा सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है सिर्फ एक ही हो, 99 न हो और 100 न कहा जाए। इसलिए यह संभव है कि आप दूसरे की भूमि पर जाएं, लेकिन उपरोक्त प्रकार के, ठीक है, भाव आपके मन के अंदर ना हो, और आपका कृत्य सिर्फ और सिर्फ अकृत्य बनकर रह जाए। लेकिन यह असंभव है कि अगर उपरोक्त प्रकार के भावों को लेकर आप किसी की भूमि पर जाएं तो सिर्फ अपराध हो, अकृत्य न हो, क्योंकि अकृत्य का घोरतम स्वरूप यही अपराध है। ठीक है, तो अपराध में तो अकृत्य होगा, लेकिन प्रत्येक अकृत्य अपराध हो जाए यह नहीं होता। ठीक है, प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होगी, लेकिन प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या हो जाए यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आपराधिक मानववध का घोरतम स्वरूप, उग्रतम स्वरूप यह हत्या है। आपराधिक मानववध हुआ, लेकिन उस दशा तक मामला नहीं पहुंचा, नहीं है, हत्या नहीं है, लेकिन आपराधिक मानववध तो है। मामला उतना सीरियस नहीं हुआ, और मामला उतना सीरियस हो गया। ठीक है, तो मामला पहले था, सीरियस बाद में हुआ, इसलिए हत्या यह आपराधिक मानववध होगी। लेकिन आपराधिक मानववध हत्या हो
जरूरी नहीं। आप हत्या के दोषी हैं तो पहले आप आपराधिक मानववध के दोषी होंगे। यह असंभव है कि आप हत्या के दोषी हो जाएं लेकिन आपराधिक मानववध के दोषी न हो। हां, यह संभव है कि आप आपराधिक मानववध के दोषी हो किंतु हत्या के न हो। 300 की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, कहता आपराधिक मानववध हत्या है। इसका मतलब हत्या आपराधिक मानववध के बिना नहीं हो सकती। और इसीलिए हम लोगों ने 300 के सबसेक्शंस देखे थे तो पहली बार वहां कहता था अपराधी शब्द का प्रयोग करता है, कहता ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे अपराधी जानता है। यह अपराधी शब्द का प्रयोग क्यों? इसलिए क्योंकि हत्या तभी हो सकती है जब व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी हो जाए, और जैसे दोषी हुआ वो अपराधी है। ठीक है, तो आप कहता है ये बड़े में छोटा रहेगा, छोटे में बड़ा हो जरूरी नहीं। तो षड्यंत्र अपराध भी है, षड्यंत्र अपकृत्य भी है। लेकिन षड्यंत्र अपराध हो या षड्यंत्र अपकृत्य हो, षड्यंत्र हमेशा अकेले में होगा। ठीक है, षड्यंत्र खुलेआम नहीं होता। और हमारी मजबूरी यह है कि षड्यंत्र का अस्तित्व यह हमें साबित करना ही होगा, और यह हमें यह भी साबित करना होगा कि अमुक व्यक्ति षड्यंत्र के पक्षकार थे, तभी अमुक व्यक्तियों पर षड्यंत्र करने के लिए, चाहे वह अपकृत्य हो और चाहे अपराध, उसके लिए दायित्व तो हम तभी रख सकते हैं, उसके लिए लायबिलिटी यह हम तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये साबित करें कि षड्यंत्र इसका अस्तित्व तो है और कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। हमारी समस्या यह है कि हम षड्यंत्र का अस्तित्व तो साबित कैसे करें, क्योंकि सेक्शन की शुरुआत कह रही है जहां की यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, जहां यह विश्वास करने का युक्त आधार है। ठीक है, पूर्व का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें कमी थी, जहां की यह विश्वास करने का आधार है। यह शब्द कमोवेश आईपीसी में परिभाषित है विश्वास करने के कारण के रूप में, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसका कोई अर्थ नहीं दिया गया था। और यह सारा कुछ अर्थान्वयन के दृष्टिकोण से न्यायालय के पाले में था। न्यायालय इन शब्दों का जो चाहे अर्थान्वयन कर दे, क्योंकि अर्थान्वयन की ताकत न्यायालय के पास होती है। लेकिन विधायन के दृष्टिकोण से यह कमी मानी जाएगी कानून में, और बेंथम विधिशास्त्रियों में इस बात के बेहद खिलाफ, और हम उससे सहमत हैं कि कानून की जो ड्राफ्टिंग है, कानून का जो स्वरूप है, कानून का जो प्रारूप है, इसे विधायिका को संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें कोई कमी है तो आप न्यायालय के अर्थान्वयन के लिए रास्ता खोल रहे हैं, और आम लोग ऐसा मानते हैं तो उन्हें मानने दीजिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बिल्कुल आप न मानिए कि न्यायालय को सब ताकतें होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर इसका प्रिंसिपल नहीं आता, सारी ताकत उन्हीं को दे देते। विधायन की ताकत विधायिका के पास है तो पूर्ण रूपेण उस ताकत का उपयोग विधायिका के द्वारा ही होना चाहिए। न्यायालय को न्याय निर्णय के नाम पर विधायन की ताकत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर तो राजाओं जैसी स्थिति आएगी। हम जो कहें वही कानून, और हम ही लागू करने वाले और हम ही व्याख्या करने वाले। इस कमी को दूर कर दिया। हम लोगों ने डेफिनेशन क्लास पढ़ा था, उसमें सबसेक्शन 2 आया था
ठीक है, उसमें कहा था उन्होंने कि जो शब्द इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आईटी, ठीक है, आदि अधिनियमों में परिभाषित हैं, तो उनके वे ही अर्थ इस अधिनियम में होंगे जो उन्हें वहां दिए गए। ठीक है, इस कमी को दूर किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसलिए नहीं नया लाया गया कि आप परेशान हो, और आप परेशान हो इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप सामने लाया गया। ये सिर्फ वही कहते हैं जिन्होंने पिछले 150 वर्षों में पिछला भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी नहीं पढ़ा था। आपको जो ये कहते मिलेंगे उनसे पूछा पिछला पढ़ा था, अच्छा ये बता दो। उसे पारित हुए तो 150 साल हो गए थे, उसे पढ़ा था तो उसे भी नहीं पढ़ा था। जिस आईपीसी को पारित हुए 200 वर्ष हो गए थे उसे भी नहीं देखा था, तो नए को भी नहीं देखोगे। बात नए या पुराने की थोड़ा ही है, बात तो कानून के सिद्धांत की है, उसे जानने में समय लगता है। तो इसलिए ये कमी थी जिसको दूर किया है। ये कहा जहां यह विश्वास करने का युक्ति संगत आधार है। युक्ति संगत हमने कहा था एक संकल्पना है। इस युक्ति संगत शब्द का जैसे ही प्रयोग होता है, इसे अंग्रेजी में रीजनेबल कहेंगे। इस शब्द का जैसे ही उपयोग किसी शब्द के पूर्व विशेषण के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर किया जाए, वैसे ही दिमाग में जो रिफ्लेक्ट होता है वो ये होता है कि एक फैक्ट सिचुएशन में एक आम आदमी को एक बात के अस्तित्व पर जितना विश्वास दिलाए जाने पर विश्वास कर लेना चाहिए, उतना सामग्री अन्वेषक ने इकट्ठी कर ली है। एक स्थिति होती है जिसके उत्पन्न होने पर आप किन्हीं भी तथ्यों का अस्तित्व मान लेते हैं। ठीक है, आप बाहर निकले, आपने वर्षा होते नहीं देखी, लेकिन सड़क भीगी हुई है, आप ये मान लेते हैं पानी बरसा है। ठीक है, कुछ स्थिति होती है, कुछ साक्ष्य होते हैं, हर बात के होने के कुछ परिणाम हैं। उन परिणामों के आधार पर बात के होने की संकल्पना ये ठीक है आसानी से की जाती है, यद्यपि बात को होते आपने नहीं देखा है, षड्यंत्र होते हमने नहीं देखा, ये सही है, लेकिन कुछ सामग्री हमारे सामने है और सामग्री के आधार पर युक्ति संगत रूप से यह उद्धारित किया जा सकता है कि षड्यंत्र हुआ है। ठीक है, युक्ति संगत रूप से अवधारित हो सकता है कि षड्यंत्र हुआ। और षड्यंत्र का मतलब क्या है? अगर सामान्य शब्दों में देखें, बिना अपराध और अपकृत्य इसका कोई अंतर किए, तो षड्यंत्र का मतलब है कि किसी गलत बात को करने के लिए आप जो षड्यंत्र के पक्षकार कहे जाते हैं वे एकमत हुए। ठीक है, और वे एकमत होने के बाद उस षड्यंत्र के उद्देश्य को आगे पाने के लिए, ठीक है, अपने सामान्य आशय के अनुसरण में कुछ ना कुछ करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि षड्यंत्र का अंतिम उद्देश्य में प्राप्त भी हो जाए, क्योंकि चीजों का होना न होना ये तो भगवान की मर्जी है, आपकी थोड़ा ही है। लेकिन ईश्वर की कृपा से अगर आपने जो बुरा काम करने का संकल्प किया था वह संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो इसके लिए हम आपको छोड़ दें। आप तो बदतमीज हैं, ये तो तय हुआ, तो आपको क्यों छोड़ दें? इसलिए षड्यंत्र, ठीक है, इसे अपराध और अपकृत्य दोनों माना, आप दंडित होंगे या आप प्रतिकर देंगे, कुछ तो होगा, कोई विधिक परिणाम, कोई विधिक अनुतोष ये तो उत्पन्न होगा। ये षड्यंत्र की गुणवत्ता तय करेगी कि किस प्रकार का अनुतोष दिया जाए, लेकिन अनुतोष तो मिलेगा। ठीक है ना? तो षड्यंत्र मतलब क्या हुआ? आप कुछ गलत करने के लिए दो लोग परस्पर सहमत हुए और फिर इस सहमति इसे वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए आप दोनों या आप में से किसी एक ने कुछ किया,
तो आपके द्वारा ये जो सहमति धारित की गई थी पहली बार मन में, इसके बाद इस सहमति के अनुसरण में, इस सहमति को वास्तविकता में बदल देने के लिए आप अकेले ने या आप दोनों ने जो कुछ किया, वो दोनों वो काम ये दर्शित करने के लिए कि आप दोनों के बीच षड्यंत्र था और आप दोनों उस षड्यंत्र के पक्षकार थे, इसे न्यायालय में रखा जा सकता है। ठीक है, भले ही अगला काम सिर्फ आपने किया, दोनों ने नहीं किया, लेकिन कब तक? जब तक षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र एक बार खत्म हुआ, उसके बाद आपने कुछ कहा या कुछ किया, उसे षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए, यह कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार है यह साबित करने के लिए साबित नहीं किया जा सकता। यह अंतर उस इंग्लिश मुकदमे से ज्यादा तय होगा जिस इंग्लिश मुकदमे के आधार पर सेक्शन 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्थान पाई थी। क्योंकि जेम्स स्टीफन, उन्होंने पिछला एविडेंस एक्ट ये प्रारूपित, उसका प्रारूपण तो उन्होंने ही किया था और वो अंग्रेज थे। इंग्लिश मुकदमों में जो कुछ डिसाइड होकर आया उसे उन्होंने पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को प्रावधानित और अधिनियमित करने के लिए उपयोग किया। इसलिए उन मुकदमों की तथ्य स्थिति, उन मुकदमों की फैक्ट सिचुएशन ये जाननी जरूरी होती है और इसीलिए आपकी किताबों में चाहे वेदर दैट इज रिलेटेड विद कॉन्टेक्ट और दैट इज रिलेटेड विद एविडेंस, इसीलिए वो इंग्लिश मुकदमे आपकी किताबों में दिए हैं। जैसे हैक्स वर्सेस वो कौन सा है, वैक्सनडेल, ठीक है, जिस पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत आया, वो सारी बातें आपको बताई इसीलिए जाती है। ऐसे ही जो पिछला भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 10 थी, वही धारा 8 है वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। ठीक है, तो जो पिछली भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 थी वो काहे पर आई थी? आर बनाम ब्लैक एंड टाई, इस मुकदमे के आधार पर आई थी। आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई, दिस इज द केस। उसमें जो कुछ डिसाइड हुआ और जिसलिए डिसाइड हुआ उसके आधार पर उस बात को बड़ा युक्ति संगत माना गया षड्यंत्र के अस्तित्व में, तो वो सेक्शन 10 में डिसाइड हुआ, सेक्शन 10 में स्थान पाया। आर बनाम ब्लैक एंड टाई में यह बात डिसाइड हुई थी कि जब तक षड्यंत्र चल रहा है तो षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ किया गया, षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए उस सबका साक्ष्य षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के लिए और कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार था इसे साबित करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि आप जिसका साक्ष्य दे रहे हैं वो षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो। अगर जो कुछ आप साक्ष्य के तौर पर देना चाहते हैं उसका षड्यंत्र को आगे बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर उसे साक्ष्य के तौर पर नहीं दिया जा सकता। इस बात की युक्ति संगतता क्या है, तथ्यों को एक बार ध्यान में लेने के पश्चात पता लगेगा कि इस बात को कहने की जो जरूरत है वो क्यों है कि जब तक षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए किसी काम का, ठीक है, किया जाना यह न कहा गया हो तब तक उस काम का साक्ष्य षड्यंत्र या किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार था इसे साबित करने के लिए नहीं दिया जा सकता। इसको कहने की का औचित्य क्या है? ये दो मुकदमे जब हम लोग देखेंगे, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई और हिंदुस्तानी संदर्भों में, ठीक है, क्वीन वर्सेस मिर्जा अकबर या इंपरर वर्सेस मिर्जा अकबर, मिर्जा अकबर तो है ही है, क्वीन है या इंपरर है ये याद है। ये मुकदमा मिर्जा अकबर वाला प्रीवी काउंसिल से डिसाइड है और आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई ये इंग्लैंड का मुकदमा, और मुकदमे कितने भी पुराने क्यों न हो,
अगर उनमें वर्णित सिद्धांत कानून की व्याख्या करने में समर्थ और सक्षम है तो फिर उन्हें उदाहरण के रूप में देना ये कुछ गलत नहीं है। और फिर जो व्याख्या आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई की है, जो व्याख्या मिर्जा अकबर में आई, वही सुप्रीम कोर्ट ने शार्दुल सिंह इस मुकदमे में स्वीकार कर ली और वो आज तक ओवररूल नहीं है। इसलिए आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई ये मील का पत्थर हो गया। ठीक है, या तो आज तक बदल जाता, बदला है नहीं, तो वो मील का पत्थर है और उसे समझकर हम सारी बात समझ सकते हैं। आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई में है क्या, एक चपरासी है और एक क्लर्क है, दोनों पोर्ट पर नौकरी कर रहे हैं। पोर्ट पर जहाजों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन पोर्ट पर जो जहाज आएंगे उनसे टैक्सेस लिए जाने चाहिए। इन दोनों ने क्या किया है, कुछ जहाजों को बिना टैक्स दिए आने जाने की सुविधा ये दे रखी है और इसी को स्मगलिंग कहा जाता है। स्मगलिंग क्या है, जब हम छोटे थे बड़ा लगता था स्मगलर होंगे तो उनके कोई सींग निकले होंगे। ये कल्पना आज भी रहती है। आप छोटे बच्चों से पूछो आतंकवादी, वो ऐसा मानते हैं आतंकवादी वो होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, बाल उलझे उलझे होंगे, जबकि आतंकवादी तो बेहद स्मार्ट होता है। ठीक है, वो तो इतना स्मार्ट होगा, मार फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा होगा, ठीक है, जो कि कोई उस पर शक ही न करे कि आतंकवादी। जो आतंकवादी आप देखते हैं ओसामा बिन लादेन, वो केमिकल इंजीनियर है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। इसलिए ये गलतफहमी भी दूर कर लीजिए कि पढ़ाई लिखाई आपने संस्कार, यानी पढ़ाई लिखाई और संस्कार का आवश्यक संबंध है, नहीं है। पढ़ाई लिखाई और संस्कार का कोई आवश्यक संबंध नहीं है। यद्यपि यह ठीक है कि शिक्षा संस्कार का माध्यम है, लेकिन शिक्षा ऐसी भी हो सकती जो संस्कार उत्पन्न न करे, और दुर्भाग्य से आज यही स्थिति है कि शिक्षा संस्कार उत्पन्न नहीं करती। आप शिक्षित होते हैं तभी कंपटीशन देने की सोचते हैं, और कंपटीशन का संकल्प और रिश्वत लेने का संकल्प दोनों साथ साथ मन में आते हैं। अपने अपने दिलों पर हाथ रखिएगा, पूछिएगा खुद से, हमें मत बताइए। रिश्वत लेने का संकल्प और कंपटीशन क्वालिफाई करने का संकल्प, ये साथ साथ आपके मन में उत्पन्न होते हैं, और कई बार तो रिश्वत लेने का संकल्प प्रेरणा देता है कंपटीशन क्वालिफाई करने की। संस्कार पैदा करती है शिक्षा, ये सही है, माध्यम है वो भी संस्कार पैदा करने का, लेकिन शिक्षा संस्कार पैदा ही करेगी, गलत। कबीर तुमसे कम संस्कारी हैं, वो तो घोषणा पूर्वक कह रहे मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वो तो कहते कागज से आई, हाथ से छुई नहीं, और कलम कभी पकड़ी नहीं। तुमसे कम संस्कारी हैं वो। शिक्षा और संस्कार, इसका कोई ताल्लुक आपस में नहीं, कोई ताल्लुक आपस में नहीं। कहने का अर्थ यह कि शिक्षित संस्कारी ही होगा, कोई जरूरी नहीं। अशिक्षित भी संस्कारी हो सकता है, और शिक्षित इतना असंस्कारी हो सकता है, कुसंस्कारी हो सकता है कि सारा समाज उससे त्रस्त हो जाए। इसलिए मांग गलत कि वोटर पढ़ा लिखा होना चाहिए, नेता पढ़ा लिखा हो, गलत। नेता संवेदनशील होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसेंशियल क्वालिटी पढ़ा लिखा होना नहीं, इसेंशियल क्वालिटी, नेसेसरी, जिसके बिना नेता होना ही नहीं चाहिए, वो है संवेदनशीलता, शिक्षा नहीं। ठीक है, शिक्षा हो अच्छी बात, जैसे आपके खाने में मिठाई हो, बढ़िया बात है, पापड़ हो अच्छी बात है, रायता हो अच्छी बात है, लेकिन रोटी जरूर हो, रोटी बिना खाना नहीं होता। ऐसे नेता पढ़ाओ लिखाओ अच्छी बात है, न हो तो भी चलेगा, लेकिन संवेदनशील उसे होना ही चाहिए। हम वो संवेदनशीलता, हम किसे चुन रहे हैं, किसी एक्टर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम एक्टरों को
ठीक है, बनाए दे रहे हैं। और हम तो जब छोटे थे तो अमिताभ बच्चन जीते थे इलाहाबाद से, हमने पूछा लोगों से, छोटे ही थे, वोट क्यों दिए? बोले इसलिए सुंदर बहुत लगते हैं। बोले बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है। आपकी चुनाव की जो वो है कसौटी, वो ये है। तो आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई में क्या है? चपरासी है, क्लर्क है। इसने क्या किया है? इसने कुछ जहाजों को बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए आने जाने की सुविधा ये दे दिए। उसी को स्मगलिंग कहा जाता है। इस स्मगलिंग का कहते हैं ना कि बुरे काम भी बड़े भले तरीके से किए जाते हैं। इस स्मगलिंग का हिसाब रखने के लिए उन्होंने 2 रजिस्टर बनाए थे। ठीक है, 2 रजिस्टर बनाए थे, क्योंकि हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, बंटवारा करना है बाद में। तो एक रजिस्टर में तो ठीक है बंटवारा इसलिए, और चोरों में भी एक दूसरे पर अविश्वास होता है। तो एक रजिस्टर अपनी याददाश्त के लिए बना रखा था। एक रजिस्टर तो बना रखा है, ठीक है, षड्यंत्र के, जो षड्यंत्र है स्मगलिंग का, उस षड्यंत्र के को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो दूसरा फिर शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा कि 10 जहाज गुजर गए, 10 के पैसे दो, कहेंगे 5 ही गुजरे, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, आगे स्मगलिंग चली नहीं पाएगी। तो स्मगलिंग का षड्यंत्र आगे बढ़ाने के प्रयोजन से एक रजिस्टर हिसाब किताब के लिए जरूरी है। ठीक है ना? उस रजिस्टर, एक रजिस्टर वो है, और एक रजिस्टर एक ने अपनी याददाश्त के लिए बना दिया। ठीक है, कि मान लो हम किसी दिन इसमें लिखना भूल जाए तो इसे देख के लिख लेंगे। एक रजिस्टर अपनी याददाश्त के लिए बना लिया, पकड़ गए। अब सवाल यह है कि षड्यंत्र का अस्तित्व तो है और दोनों षड्यंत्र के पक्षकार हैं, यद्यपि रजिस्टर में एंट्री दोनों नहीं कर रहे हैं, एक ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों षड्यंत्र के पक्षकार हैं। इसके लिए रजिस्टर ये पेश किया जा सकता है कि देखिए इन दोनों के बीच षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के अनुसरण में ये रजिस्टर मेंटेन होता था, इसमें ये पैसे लिखे जाते थे और बाद में बंटवारा होता था। तो इस षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए और दोनों षड्यंत्र का पक्षकार हैं, इस रजिस्टर को पेश किया जा सकता है, यद्यपि ये रजिस्टर एक के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है। लेकिन जरूरी है कि यह विश्वास करने का युक्ति संगत आधार हो, और युक्ति संगत आधार है कि भाई हम 1 घंटे बैठे, 1 घंटे में निकले 20 जहाज। ठीक है, चलो दिनों में हेरफेर होता रहता है, लेकिन ऑन एवरेज 15 तो निकल ही रहे। ठीक है, ये 10 तो माने ही जा सकते हैं। और तुम बताओ तो यार 5 दिन तो कतई जहाज निकले ही नहीं एक भी, ये कैसे मानना है? ये कैसे मानना है? तो षड्यंत्र करने का युक्ति संगत, षड्यंत्र का अस्तित्व है, इससे इसका विश्वास करने का युक्ति संगत आधार पैदा हो रहा है। और एक बार युक्ति संगत आधार पैदा हुआ तो जिन व्यक्तियों के बीच षड्यंत्र का अस्तित्व होने का अनुमान है, उनके बीच, ठीक है, जो सामान्य आशय एक बार धारित किया गया, उसके बाद उस सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के प्रयोजन से जो कुछ किया गया, ठीक है, उस सबका साक्ष्य दोनों व्यक्ति षड्यंत्र के पक्षकार थे, इसको दर्शित करने के लिए, और षड्यंत्र का अस्तित्व था स्वयं इसे दर्शित करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ये 2 रजिस्टर हैं, दोनों रजिस्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने कहा कि सेकंड रजिस्टर जो अपनी याददाश्त के लिए बनाया गया था अग्राह्य, ये एडमिसेबल नहीं। ये पहला जिसके बिना षड्यंत्र चल ही नहीं सकता था, ये ग्राह्य। अब सवाल ये उठता है, आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, फिर बात समझ में नहीं आती। जरूरी ये जानना कि न्यायालय ने उसे अग्राह्य क्यों किया, दूसरे रजिस्टर को। इसलिए अग्राह्य किया कि अगर नहीं करेंगे तो विचारणा के दूषित हो जाने की संभावना है। यह हो सकता है कि ये आपस में बेईमानी करने के लिए, अपनी याददाश्त के लिए जो रजिस्टर इसने बनाया है, क्योंकि इस रजिस्टर के अस्तित्व की जानकारी दूसरे पक्षकार को नहीं है, ये तो इसने अपनी याददाश्त के लिए बनाया है, तो वो इसे कभी चेक नहीं करेगा। और ये व्यक्ति उसमें झूठी झूठी एंट्री कर ले,
अपने लाभ के लिए, और किन्हीं और व्यक्तियों को भी षड्यंत्र का पक्षकार यह साबित कर दे। ठीक है ना, इस रजिस्टर के झूठ होने की संभावना है भाई, वो लिख ले उसमें कि मिस्टर ए भारत के प्रधानमंत्री को भी इस जहाज के 20 रुपए दिए गए और बाकी हमारे पास रहे और 20 अभी उन्हें दिए जाने। मतलब अपने पास, उसके पास जो रजिस्टर है उसमें वो क्या लिखेगा ये उसकी अपनी मर्जी। इस रजिस्टर की सत्यता की कोई गारंटी नहीं, और क्रिमिनल मामले युक्ति संगत संदेह के परे साबित होने चाहिए, उनमें कोई ऐसी स्थिति ना हो जिसके झूठ होने की संभावना हो। इसके झूठ होने की संभावना हो सकती क्योंकि रजिस्टर सिर्फ इसी की जानकारी में है, और वो रजिस्टर जो षड्यंत्र के अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया वो दोनों की जानकारी में है। वो समय समय पर इसे चेक करेगा दूसरा कि कितने गए कितने आए, ये एकदम करेक्ट होगा, वो उसके एकदम करेक्ट होने की कोई गारंटी नहीं है। और क्रिमिनल ट्रायल में हमें गारंटी चाहिए, क्योंकि हमें तब दायित्व अधिरोपित करना है जब क्या हो, यह साबित हो जाए कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है, यह साबित हो। इसलिए इसको नहीं लेंगे विचार में। ठीक है, यह पहला रजिस्टर यह स्वतंत्र है। आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई के आधार पर धारा 10 निर्मित हुई, लेकिन धारा 10 में शब्द क्या है? पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 10 का है, इसका तो धारा 8 है। ठीक है, इसमें क्या कहा? जहां की यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष यानी अकृत्य, ठीक है, अनुयोज्य दोष यानी अकृत्य, अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है। ठीक है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में, सामान्य आशय कब होता है? जब दोनों एक दूसरे के आशय से अवगत हो जाते हैं, यानी हमने अपना आशय आपको बताया, आपने अपना आशय हमें बताया, तब आशय हम दोनों के बीच कैसा हो गया? सामान्य। और आपने हमें नहीं बताया, हमने आपको नहीं बताया, लेकिन हम दोनों एक ही आशय धारित किए हुए हैं, तो आशय कैसा है? समान, ना कि सामान्य। कॉमन नहीं है। कॉमन इंटेंशन कब होगा? जब ट्रांसफर ऑफ आइडियाज ये हो, हम आपको बताएं अपना आइडिया, आप हमें बताओ, और हम दोनों का आइडिया सेम हो जाए, तब आशय कॉमन है, तब आइडिया कॉमन है। और आपने हमें कुछ नहीं बताया, हमने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन हम लोगों का आइडिया सेम है, हम भी चीज चुराने का आशय रखते हैं, आप भी चीज चुराने का आशय रखते हैं, तो आशय समान है, न कि सामान्य। और षड्यंत्र हमेशा सामान्य आशय से किया जाता है। षड्यंत्र का मतलब ये, ठीक है, आई हैव गॉट द नॉलेज ऑफ योर आइडियाज, हमने आपके विचारों की जानकारी प्राप्त की, आपने हमारे विचारों की जानकारी प्राप्त की, दोनों विचार सामान्य हो गए, एक हो गए, अब षड्यंत्र हुआ। ठीक है, तो कहता है जहां की यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही की या लिखी गई कोई बात, उन व्यक्तियों में से हर एक के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। ठीक है, कहता है जहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय प्रथम बार धारण के कही की या लिखी गई कोई बात, उन व्यक्तियों में से हर एक के संबंध में। ठीक है, यह शब्द यहां नहीं आया कि सामान्य आशय को अग्रसरित करने में, उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि जबकि यह विश्वास करने का युक्ति संगत आधार है कि दो व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया है, यह विश्वास करने का युक्ति संगत आधार। तो उस समय के पश्चात
जिस समय उन दोनों के बीच षड्यंत्र के अनुसरण में सामान्य आशय निर्मित होना कहा जाता है, ठीक है, उस समय के बाद, ठीक है, किसी भी समय इन दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार ने षड्यंत्र के संबंध में, सामान्य आशय के संबंध में कोई बात कही है, की है या लिखी है, संबंध में, ना कि अग्रसरण में। अब संबंध में और अग्रसरण में फर्क क्या आएगा, इसे हम लोग मिर्जा अकबर में देखेंगे। मिर्जा अकबर में है क्या, एक ब्याहता लेडी है and she has an extramarital affair with Mirza Akbar, and both of them arrange a murderer. इन दोनों ने मिलकर एक कातिल, उमर शेर नाम है शायद उसका, आपकी किताबों में लिखा है, उसे अरेंज किया। उसने इस लेडी के पति का कत्ल कर दिया। इस कातिल को वहीं अरेस्ट कर लिया गया, कत्ल करते समय नहीं, कत्ल करने के बाद ये बंदूक लिए हुए, उसकी बंदूक से धुआं निकल रहा है, जिससे ये दर्शित होता है कि कुछ समय पहले इसने कत्ल किया, भीड़ ने पकड़ लिया। मिर्जा अकबर ने वहां आकर छुड़ा दिया इसको। ये बड़ा सीधा आदमी है, पता नहीं कहीं कुछ गोली वोली चलाई होगी, लेकिन मारा, ये मार सकता ही नहीं, छुड़वा दिया। कालांतर में ये लेडी पकड़ ली गई और मिर्जा अकबर और लेडी के बीच लिखे हुए लव लेटर्स ये सार्वजनिक हो गए, ठीक है। अब ये विश्वास करने का युक्तिसंगत आधार है लव लेटर्स की मौजूदगी के कारण, ठीक है, कि दो व्यक्तियों के बीच षड्यंत्र है, ये विश्वास करने का युक्तिसंगत आधार है। और इस षड्यंत्र के अस्तित्व में आने के बाद दोनों व्यक्तियों के द्वारा या दोनों में से किसी एक के द्वारा कुछ भी कहा गया है, किया गया है या लिखा गया है, तो धारा 10 के मुताबिक उस कहे, किए और लिखे गए काम को दो बातों के लिए कि षड्यंत्र का अस्तित्व था और दोनों या कोई और भी उसका पक्षकार था, यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य में दिया जा सकता है। पत्र सामान्य आशय धारित करने के बाद लिखे गए, ठीक है ना, पत्र तो षड्यंत्र का अस्तित्व आ जाने के बाद लिखे गए। इस लेडी का नाम मेहर तेजा है। इसका पुलिस ने एक स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, हालांकि पिछली सीआरपीसी तो 1973 में आई, लेकिन 164 सेक्शन जैसा था वैसा ही 1898 की सीआरपीसी में था और वैसा ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसमें भी होगा ही, वो रिकॉर्ड कराए। इस लेडी ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि यस, हमने ऐसा ऐसा किया और ये लोग षड्यंत्र के पक्षकार हैं। अब प्रश्न ये है कि षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए, और मिर्जा अकबर षड्यंत्र का पक्षकार है और कातिल षड्यंत्र का पक्षकार है, इसे साबित करने के लिए क्या लेडी का कन्फेशनल स्टेटमेंट और लेटर दोनों साक्ष्य में लिए जा सकते हैं? ये दोनों नहीं, क्योंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट संबंधित है षड्यंत्र से, लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट का षड्यंत्र को आगे बढ़ाने में कोई रोल नहीं है, क्योंकि षड्यंत्र उस समय खत्म हो गया जब कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, क्योंकि तब तो मेहर तेजा अरेस्ट हो गई और षड्यंत्र तो कत्ल के साथ ही खत्म हो गया, ठीक है ना। षड्यंत्र तो कत्ल के साथ खत्म हुआ। और सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि उस समय जबकि दोनों व्यक्ति षड्यंत्र के पक्षकार हैं, अपने सामान्य आशय के संबंध में कुछ करें, कहें या लिखें, ठीक है, तब वो षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने में, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति षड्यंत्र का पक्षकार है, इसे साबित करने के लिए उपयोग भी हो सकता है। ये षड्यंत्र जब खत्म हो गया तो वो व्यक्ति षड्यंत्र के पक्षकार कहां बचे? भाई, जैसे ही लेडी के पति का कत्ल हुआ, षड्यंत्र खत्म।
अब मेहर तेजा है, मिर्जा अकबर है, कातिल कातिल है, लेकिन ये षड्यंत्र के पक्षकार है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि षड्यंत्र तो पूरा हो गया भाई, षड्यंत्र तो खत्म हो चुका है, षड्यंत्र है ही कहां। ठीक है, इसलिए मेहर तेजा जिस समय कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रही है उस समय षड्यंत्र कहां है ही नहीं, षड्यंत्र पूरा हो चुका है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मेहर तेजा का कन्फेशनल स्टेटमेंट अग्राह्य, और इसे अग्राह्य करने का कारण है क्योंकि अब षड्यंत्र पूरा हो गया, अब दिमाग चलना शुरू हो जाएगा षड्यंत्र के पक्षकारों का, और वे निर्दोषों को षड्यंत्र का पक्षकार बता सकते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट में, निर्दोष बता देंगे। और जिस समय षड्यंत्र चल रहा है उस समय जब भी तुम कुछ गलत काम करते हो तो बताते किसी को नहीं हो, जिन्हें पता लग गया या जो उस गलत काम के साथी हैं सिर्फ उन्हीं को बताते हो। तो षड्यंत्र के अनुसरण में जो कुछ तुम करोगे वो तो सत्यता दर्शित करेगा, लेकिन षड्यंत्र का पक्षकार जब नहीं बचोगे फिर कुछ करोगे तो उसके असत्य होने की गुंजाइश ये भी होगी। और क्रिमिनल ट्रायल हमने कहा ना, हम भगवान नहीं हैं, हम हमेशा ठीक डिसाइड करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि ठीक डिसाइड हो। तो मानवीय सिस्टम के रूप में यही लिखा जाना चाहिए कि जबकि यह विश्वास करने का युक्ति संगत आधार है कि दो व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया है या दो व्यक्तियों ने मिलकर अनियोज्य दोष को करने के लिए षड्यंत्र किया है, तो उन दोनों के द्वारा प्रथम बार जब सामान्य आशय अपने मन में धारित किया गया तो फिर उस सामान्य आशय के संबंध में, इन संबंध में शब्दों को, यद्यपि कन्फेशनल स्टेटमेंट संबंध में ही है षड्यंत्र के, षड्यंत्र संबंधित तो वो है ही है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए मानो ये लिखा है कि षड्यंत्र के अग्रसरण में, कि उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए यदि कुछ कहा गया, किया गया या लिखा गया तो उस आगे बढ़ाने वाली बात को ही, ठीक है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है, किया गया है, लिखा गया है, उसे ही इन दो बातों को दर्शित करने के लिए साक्ष्य में दिया जाएगा कि कोई षड्यंत्र था, ठीक है ना, और कोई व्यक्ति उस षड्यंत्र के पक्षकार थे। हां, अगर किसी बात का संबंध है सिर्फ षड्यंत्र से तो इस आधार पर कि सेक्शन में संबंध शब्द का उपयोग हुआ है उसे साक्ष्य में नहीं लेना चाहिए। यही वो दशा है जिसमें केस लॉज दिए जाने चाहिए, क्योंकि संबंध में इस शब्द का क्या अर्थान्वयन किया जाए, यहां पर यह एक प्रश्न पैदा होता है और इसका अर्थान्वयन यही आना चाहिए कि वो कहा गया, किया गया है, लिखा गया जो षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का प्रभाव रखता है, जिसके अभाव में षड्यंत्र आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे पत्र ना हो तो षड्यंत्र आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट वो तो षड्यंत्र पूरा हो जाने के बाद आया है, तो उसे क्यों रखें साक्ष्य में, उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यद्यपि पत्र एक समय में दोनों ने नहीं लिखे, और तीसरा उदाहरण जिसमें मिर्जा अकबर के डिसीजन को फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो उस समय सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं, प्रिवी काउंसिल है, वो बद्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दो लोगों ने मिलकर इंस्पेक्टर को घूस देने का प्रयास किया है। घूस की बात दोनों ने की, घूस देने एक गया, तो इससे क्या मतलब, जब तक घूस दी जा रही है तब तक तो षड्यंत्र जो घूस देने के लिए किया गया तो चल ही रहा है, तो घूस देने का कृत्य एक के द्वारा दोनों के विरुद्ध साक्ष्य माना गया। क्योंकि षड्यंत्र साबित करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये तो छुपकर किया जाता है, इसलिए एक बार परिस्थितियों को देखकर यह विश्वास करने का युक्ति संगत आधार पैदा हो जाए कि षड्यंत्र का अस्तित्व है, तो उस षड्यंत्र का सामान्य आशय दोनों पक्षकारों ने जब अपने मनों में धारित किया, उसके धारण करने के पश्चात किसी के भी द्वारा कुछ कहा गया, किया गया या लिखा गया, वह दो बातों के लिए कि कोई षड्यंत्र का पक्षकार है और षड्यंत्र का अस्तित्व, दोनों बातों को साबित करने के लिए
ये साक्ष्य में दिया जा सकता है, किसी एक का भी, ठीक है ना। और एक का कहा गया, किया गया या लिखा गया दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य हो रहा है। इसलिए धारा 10 में अभिकरण का सिद्धांत है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी ये है, ये भी कहा जाता है। धारा 10 अभिकरण के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, इस पर आधारित है, यह भी कहा जाता है। क्योंकि ऐसे माना क्या जाएगा, वो जो षड्यंत्र के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है, लिख रहा है या कह रहा है, वो ऐसे मान लिया जाएगा मानो वो दूसरे का एजेंट है और उसके कार्यों के लिए वह भी उत्तरदायी ये माना जाएगा। इसीलिए कहते हैं धारा 10 में प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी है। यह भी खूब प्री में आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अधिनियम में है? सेक्शन 10 वो आप दृष्टांत देखें, कहता यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि का राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ। का, ठीक है, खाने का नहीं है, खा ने उस षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में आयुध प्राप्त किए, यानी प्राप्त किए। गाने वैसे ही उद्देश्य से, गा भी का नहीं है, गाने वैसे ही उद्देश्य से कोलकाता में धन संग्रह किया। घा ने मुंबई में लोगों को षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। वहां ने आगरा में उस उद्देश्य के पक्ष पोषण में लेख प्रकाशित किए और गा द्वारा कलकत्ता में संग्रहित धन को चा ने दिल्ली से छा के पास सिंगापुर भेजा। इनमें से कोई भी का नहीं है, ठीक है, लेकिन इन सबके द्वारा कुछ ना कुछ किया गया है और वो सब कुछ षड्यंत्र के संबंध में है। अर्थात, और संबंध का अर्थ क्या लेंगे? अग्रसरण में है, ठीक है, संबंध अग्रसरण में। इन सबके बिना षड्यंत्र आगे नहीं बढ़ सकता, इनमें से किसी भी एक काम के बिना। तो इनमें से प्रत्येक काम को षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए और प्रत्येक काम को का षड्यंत्र में शामिल था, इसे दर्शित करने के लिए साक्ष्य में दिया जा सकता है। यद्यपि का सम में नहीं है, ठीक है, लेकिन का के विरुद्ध इन सबके काम ऐसे साक्ष्य बन जाएंगे मानो ये सब का के एजेंट हो, ठीक है ना। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी यहां है। यह कहा जाता है, कहता कि इन तथ्यों और षड्यंत्र का वृतांत देने वाले झा द्वारा लिखित पत्र की अंतर वस्तु में से हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा उसमें काकी सह अपराधिता साबित करने के लिए भी सुसंगत है, चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो, चाहे का को सारी बातें पता भी ना हो कि झा ने ये किया है, खा ने ये किया है, मालूम भी ना हो, और चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित रहे हो। हमने तुम्हें ये बताया कि दिल्ली में एक आदमी है, उससे हम ये करवा लेंगे। आदमी का नाम नहीं बताया, आदमी का फोटो नहीं दिखाया तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये मालूम है दिल्ली, तो दिल्ली में जो आदमी है उसका काम षड्यंत्र के अनुसरण में तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य बनेगा, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए, और तुम षड्यंत्र के पक्षकार हो ये साबित करने के लिए, ठीक है। अपरिचित रहो, चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात घटित हुए। तुम्हारा रोल इतना था कि तुम्हें इस चीज को यहां पहुंचाना था, उसके बाद तुम्हारा रोल खत्म, तुम षड्यंत्र से अलग हो गए, लेकिन फिर भी हो तो षड्यंत्र के पक्षकार, ठीक है। तो चाहे तुमसे पूर्व वो लोग शामिल हुए, चाहे अपरिचित हो, कुछ भी हो, अगर ये चीजें पूरी हो गई जो धारा 10 में कही गई है कि षड्यंत्र का सामान्य आशय आने के बाद कुछ कहा गया, किया गया या लिखा गया और जो षड्यंत्र को अग्रसरित करने का प्रभाव रखता है, तो वह कहा गया, किया गया और लिखा गया दो बातों को साबित करने के लिए कि षड्यंत्र का अस्तित्व था और आप षड्यंत्र के पक्षकार थे, इसको साबित करने के लिए साक्ष्य में दिया जाएगा और ये लिया जाएगा। ये सेक्शन 10 है। शेष बात हम लोग कल की क्लास में करेंगे। देखिए।